ये धौलपुर डकैतों का एरिया और आपने काफ़ी डकैत वहाँ पकड़े भी, काफ़ी ऑपरेशंस आपके द्वारा किए गए। जब मैं धौलपुर गया था तो मुख्य तौर पे एक समस्या थी वहाँ पे चंबल से बजरी के अवैध निर्गमन को लेकर के। जी। हेड कांस्टेबल की बजरी के ट्रैक्टर से कुचल करके मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। कम्युनिटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व थी, उसका एक अपना आर्थिक पक्ष भी था। मूवीज में तो काफ़ी चीज़ दिखाते हैं सर, वास्तविकता में क्या होता है? मतलब अगर वो हार्डकोर है और नहीं बता रहा है, थर्ड डिग्री टॉर्चर, तो ऐसा कुछ होता है सर? बेसिकली जो इंट्रोगेशन करना है, इंट्रोगेशन के तरीके के तौर पे थर्ड डिग्री टॉर्चर को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, या फिल्मों में कई बार दिखाते हैं मारपीट करते हुए, लेकिन चूंकि ये चीज़ें लीगल नहीं है, ना करनी चाहिए, ना करना अलाउड है। सर आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें सामने वाला पुलिसकर्मी बनता है, ईडी का ऑफिसर बनता है, सीबीआई का बनता है। कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया, आपका बेटी अरेस्ट हो गई है, रेप करते हमने पकड़ ली, तो आदमी इमोशनली उसमें बहुत ज़्यादा क्लिक हो जाता है। फ़ोन नंबर से साइबर ठगी हुई है, आपके फ़ोन नंबर से कोई नार्को ड्रग्स का ऑर्डर हुआ था, इसको हमने पकड़ लिया है। इन चीज़ों को लेकर के जो लोग भी प्रभावित होकर के ठगे जा रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स उसी तरह के फेक डॉक्यूमेंट पे ओपन अकाउंट को यूज़ में लेते हैं। सर लगता है इसमें सर फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट होना चाहिए और उसके साथ ही वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि जिस आदमी ने अकाउंट खोला क्या वो वास्तव में उस एड्रेस पर रह भी रहा है या नहीं। देखिए जो साइबर क्राइम से रिलेटेड समस्या है उसकी हमने चर्चा की कि इसमें बैंकिंग सर्विसेज का, मोबाइल सिम्स का बहुत बड़ा रोल है और उसको यूज़ कर रहे हैं। हेलो, आपका केवाईसी पूरा नहीं है इसलिए आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, या फिर आपके आधार अपडेट नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। इस तरह के कई फ़ोन कॉल्स आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के एक आईपीएस हैं जो कि ऐसे लोगों का पक्का इलाज कर रहे हैं जो इस तरह से लोगों को ठगते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश सर की, जिन्होंने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रखा है और न केवल साइबर क्रिमिनल्स की कमर तोड़ी जा रही है, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि वो आने वाले समय में इस क्राइम के बारे में सोचेंगे भी नहीं और ना ही करेंगे। आप भी इससे प्रेरित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं या किसी भी सर्विस में जाना चाहते हैं, तो किस तरह की आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से लक्ष्य तक जाना चाहिए, ये भी आप राहुल प्रकाश जी से सीख सकते हैं हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दिल से ब्रेव पर। सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है दिल से ब्रेव चैनल पर। जी। सर आपने एंटीवायरस चलाया और भी कई तरह के ऑपरेशन चलाए। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका जो सफ़र रहा है, एक अगर हम बात करें स्टूडेंट से लेके एक आईपीएस ऑफिसर तक का और उसके बाद आईजी तक की ज़िम्मेदारी का, सर उसको किस तरह से आप देखते हैं? कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, मेरे को आईपीएस ही बनना है? मूल रूप से हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिसमें कि मेरे पिताजी शिक्षक थे और फिर प्राचार्य थे केंद्रीय विद्यालय में, अब वो रिटायर हो चुके हैं। और मेरे जो दादाजी थे वो एक कृषक थे और बिहार के हम लोग रहने वाले हैं। तो बिहार में पहले जहानाबाद और अब एक अरवल ज़िला है, उसके अंदर हमारा गांव पड़ता है। इत्तेफाकन गांव का नाम भी जयपुर है गांव का। बढ़िया। और वहाँ से पिताजी की यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने शिक्षा के प्रति, चूँकि आम तौर पे उस वक़्त शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, और चूँकि ये कृषक परिवार था तो मूल रूप से यही लगता था कि आप खेती-बाड़ी में ही इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर अपनी खेती-बाड़ी पे ध्यान दो। लेकिन पिताजी का इंटरेस्ट था पढ़ाई करने में, तो उन्होंने अपनी शिक्षा पहले वहाँ एक आरा जगह है, वहाँ से फिर पटना में जा कर के, पटना में उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा-दीक्षा कंप्लीट की। उसके बाद वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में बतौर शिक्षक सेवारत हुए। पापा के साथ हम लोग, चूँकि केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र होता था, जगह-जगह घूमते रहे। उनका ट्रांसफ़र आगरा हुआ, पटना हुआ, आसाम में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो हम लोग भी उनके साथ-साथ घूमते रहा करते थे। और फाइनली +2 जो है वो भी मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही, रांची से किया। जी। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, वहाँ पे मैं आ गया। वहाँ मैंने एमफ़िल किया ज्योग्राफ़ी में, और एमफ़िल कंप्लीट होने के बाद मेरा चयन जो है वो उत्तराखंड में
जो वहाँ पे कॉलेज लेक्चरर होते हैं उसमें मेरा हो गया था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन भी किया था। लेकिन उसके बाद मेरा यूपीएससी में द्वितीय अटेम्प्ट जो था उसमें आईपीएस में चयन हो गया था, तो फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आईपीएस में आ गया था। जो पूरी एक कहानी है वो हम कह सकते हैं कि जिस तरह की आशाएं और उम्मीदों के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में पालन पोषण होता है और जो उसका एक ऑर्बिट होता है उससे बाहर निकलने की एक सबके मन में कोशिश होती है, तमन्ना होती है। जब वो अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम में कलेक्टर एसपी के बंगले के सामने से गुजर रहा होता है तो वो भी सोच रहा होता है कि इस बंगले के अंदर कौन से लोग रहते होंगे, कैसे लोग रहते होंगे, हमारे जैसे हैं कि अलग हैं। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों के साथ आप बड़े होते हो और फिर जब आपको रास्ता दिखाई देता है कि ये रास्ता है, इस तरीके से आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हो। और मैं मानता हूँ कि वाकई में ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं, यूपीएससी जैसी, जहाँ पे कि कोई भी, किसी भी परिवार का बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, वो अपने आप को, जो यहाँ की प्राइम सर्विस कहते हैं, जो सिविल सर्वेंट के तौर पे, वो अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकता है। और उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सही दिशा में मेहनत करिए और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसी का परिणाम मेरी जीवन यात्रा भी है। हम लोगों ने भी उस रास्ते को देखा, परखा, समझा, यूपीएससी की तैयारी की और फाइनली जो चॉइसेस थे उसमें आईपीएस का भी था, आईएएस का भी था। आईपीएस मिलने के बाद मन में बहुत संतोष था कि जो अपेक्षा थी वो पूरी हो गई है। तो फिर आईपीएस में ही रहने का निर्णय किया। सर आईएएस का नहीं सोचा सर आपने, जैसे आपने बताया नहीं, आईएएस जब का? आप पहली बार दे रहे थे तो ऑब्वियसली आप आईएएस को ऊपर रखते हो और आईपीएस को सेकंड चॉइस पे रखते हो, लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई चॉइस दिमाग में नहीं था। और जब सेकंड अटेम्प्ट में आईपीएस में हो गया तो फिर आगे मुझे लगा कि जहाँ पे मेरी पसंद की दो में से एक चीज़ मुझे मिल गई है और उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो मैंने फिर वहाँ से अपनी नौकरी की जर्नी शुरू कर दी और उसके बाद आईएएस के लिए मैंने प्रयास नहीं किया। सर कितने घंटे पढ़ाई सर आपने की सर आईपीएस बनने के लिए? क्योंकि जब तक हम बात करते हैं तो इन जनरल लोगों के मन में सवाल होता है कि कई जने होते हैं बिल्कुल अपने आप को बंद कर देते हैं कमरे में और सुबह से लेकर रात तक पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। आपने किस तरह से तैयारी करी, कितने, अगर ऑनेस्टली पूछूं मैं? नहीं, ऑनेस्टली पूछिए और ऑनेस्टली बताऊंगा मैं। तैयारी के घंटे तो एक्चुअली मायने नहीं रखते हैं, जो घंटों की क्वालिटी है वो मायने रखती है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप कितना फोकस्ड होकर के पढ़ रहे हैं। फिर भी ये भी एक सच्चाई है कि मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप फोकस्ड हो, आप टैलेंटेड हो, लेकिन उसके साथ साथ भी एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, वो भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो साधारण तौर पे 6 से 8 घंटे अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, आप अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाते हो, और मेरा तो खुद का मानना था कि बहुत ज़्यादा घंटे तक पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली आप फिर बाकी चीज़ों से कट जाते हो। आप अपने दोस्तों से कट जाओगे, आप खेलकूद से कट जाओगे, आप अपने परिजनों से कट जाओगे, दूर हो जाओगे। तो उससे भी कोई जो हमारा जो मानसिक विकास होना चाहिए, जो हमारा बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो भी कहीं न कहीं हैम्पर करता है। तो चूँकि यूपीएससी की ये अपेक्षा है कि एक समग्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उसमें आए, तो समग्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने के लिए ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे की अगर मेहनत कोई बच्चा फ़ोकस्ड हो के और प्रॉपर रणनीति के साथ अगर कर रहा है, तो यूपीएससी की परीक्षा एक आसान परीक्षा है। सर अब जैसे आप आईपीएस सेलेक्ट हुए, आईपीएस आप बने सर, प्रोबेशन हुआ, प्रोबेशन पूरा हुआ, उसके बाद पोस्टिंग मिली। सर क्योंकि आपके बारे में जितनी बात करें हम उतनी कम है। जब आपने सबसे पहले भरतपुर में आप रहे या अलवर में आप रहे? अजमेर से शुरू हुआ था मेरा प्रोबेशन की यात्रा। जब मैं ट्रेनिंग में आया था तो उस वक्त आनंद श्रीवास्तव सर, जो कि यहाँ पुलिस कमिश्नर भी रहे, वो एसपी हुआ करते थे और मैं बतौर प्रोबेशनर मैंने अजमेर ज्वाइन किया था। उसके बाद जो उसका एएसपी का टाइम होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आरपीएस होंगे तो डीवाईएसपी बोलते हैं, डिप्टी एसपी बोलते हैं, और आईपीएस होता है तो एएसपी बोलते हैं। वो टाइम ही मेरा अजमेर का ही रहा था और उस समय में हरि प्रसाद शर्मा जी मेरे एसपी थे और दोनों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। अजमेर अपने आप में एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाइप का शहर है। वहाँ पे दरगाह भी है, ब्रह्मा मंदिर भी है, रेलवे का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे हैं। तो वो जो वहाँ का पूरा एक्सपोज़र था, उसको देख करके, वहाँ पे काम करके, और दोनों अधिकारी चूँकि अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग है, चाहे आनंद सर हो, चाहे हरिप्रसाद सर हो, तो उनके साथ काम करके वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। और वो एसपी बनने के पहले की प्रक्रिया थी। पहली एसपीशिप मेरी धौलपुर की थी
धौलपुर में 2010 में मैंने ज्वाइन किया था। 2012 में मेरा ट्रांसफ़र जोधपुर हुआ। जोधपुर में मैं डीसीपी भी रहा, फिर जोधपुर ग्रामीण एसपी भी रहा। उसके बाद मैं वहाँ से भरतपुर आ गया था। फिर भरतपुर में काफ़ी समय तक रहा। फिर मैं वहाँ से अलवर चला गया था। और फिर अलवर जो पहले वाला अलवर था, वो उस वाले में रहा करीब मैं 2 साल। फिर वहाँ से मैं पाली चला गया था, चुनाव के जस्ट पहले वहाँ 6 महीने रहा था। फिर मैं कमिश्नरेट में आ गया और कमिश्नरेट में बतौर डीसीपी ट्रैफ़िक और फिर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मैं करीब 3 साल तक रहा। और फिर बाद में प्रमोशन के जस्ट पहले 6 महीने में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफ़िक एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी रहा। तो ये मेरी आईजी बनने तक की पहले तक की यात्रा थी। प्रमोशन के बाद पहली आईजीशिप के लिए मैं भरतपुर गया था और अभी वहीं पे कार्यरत हूँ। सर जिस तरह से आपने बताया धौलपुर, भरतपुर और अलवर, सर बिल्कुल तीनों की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक अलग तरह की पुलिसिंग वहाँ करनी पड़ती है। धौलपुर डकैतों का एरिया, और आपने काफ़ी डकैत वहाँ पकड़े भी, काफ़ी ऑपरेशंस आपके द्वारा किए गए। सर आपने जब वहाँ जॉइन किया तो क्या आपके मन में चल रहा था कि मेरे को कुछ ऐसा अलग करना है कि मेरी एक अलग पहचान बने, और सबसे बड़ी बात ये कि जो जनता है उसको रिलीफ मिले? क्योंकि पहले हम मूवीज़ में देखते थे कि डकैत आ रहे हैं, मंदिरों में वो घंटा चढ़ा के चले जाते हैं, चैलेंज दे के पुलिस को कि हम आएँगे और आप करके दिखा देना, और वो करके भी जाते थे और वो चीज़ वास्तविकता में भी थी। तो आपने किस तरह से सर उन पर काबू पाया? अ, जैसे आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ की आप चुनौतियों को पहले देख करके आप अपने प्रायोरिटीज़ को तय करते हो, प्राथमिकताओं को तय करते हो। ऐसा कुछ मन में नहीं होता कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। मुख्य तौर पे होता है कि भई यहाँ की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में हर ज़िले की अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स अलग तरीके के हैं। कहीं पे नशे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहीं पे डकैती की प्रॉब्लम है, कहीं पे प्रॉपर्टी ऑफेंस की है, कहीं पे कम्युनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, ये कहीं पे ट्राइबल इश्यूज़ हैं। तो चूँकि हर जगह के इश्यूज़ अलग-अलग हैं, तो आप वहाँ के इश्यूज़ को समझते हो, उसके आधार पे आप वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ तय करते हो। जब मैं धौलपुर गया था तो मुख्य तौर पे एक समस्या थी वहाँ पे चंबल से बजरी के अवैध निर्गमन को लेकर के। जी। और वो जस्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे से जो पहले वाले पुलिस अधीक्षक थे, उनके टाइम में एक हेड कांस्टेबल की बजरी के ट्रैक्टर से कुचल करके मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। और उसी के बाद वो चेंज ओवर हुआ था और मैं गया था। तो एक तो वो वाला एक बड़ा इम्पोर्टेंट माहौल था, चैलेंज था। और वहाँ की एक बहुत बड़ी आप कहोगे तो कम्युनिटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व थी। उसका एक अपना आर्थिक पक्ष भी था, लोगों की आवश्यकता भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी उससे जुड़ी हुई। दूसरा ये डकैतों वाला था। डकैतों को भी क्या वहाँ पे डकैत अपने आप को डकैत नहीं बोलते, अपने आप को बागी बोलते, बागी। और उनका एक सोशल स्टेटस होता है। वो खुद को बागी करते हुए बाकी जो सामान्य मनुष्य हैं, जीव हैं, उनसे अपने आप को ऊपर मानते हैं कि इन लोगों से तो मेरा स्टेटस ऊपर हो गया, मैं बागी हो गया हूँ। और इवन जब आप डांग क्षेत्र में जाओगे, वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो रिवाइन बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पे अगर कोई दस्यु बन जाता है, जो बागी जो वो लोग कहते हैं, तो फिर आप देखेंगे उसका लाइफ स्टैंडर्ड जो ऊपर जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसको समाज में इज्जत मिलने लगेगी, लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। तो ये एक अलग तरह का माहौल था जिसमें कि क्राइम कोई टैबू नहीं था। जी। जैसे क्या होता है क्राइम को तो आप मानते हो ना कि ये अपराधी है तो उसके ऊपर एक दाग लग गया, लोग उससे अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो नहीं था, बल्कि उसका सोशल स्टेटस ऊपर जा रहा था। उसको कहीं ना कहीं लोग सम्मान के भाव से देखने लग रहे थे। उसमें डर का भी भाव होता था, जी। डर अर्जित सम्मान में कहूँगा, लेकिन उस तरीके की सोसाइटी वहाँ पे थी। तो उसमें हम लोगों ने इन दोनों पे काम किया। और जो भी अधिकारी धौलपुर में रहते हैं वो इन दोनों पे लगभग काम करते हैं। इसके अलावा भी दूसरे इशूज़ उन पे काम करते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि उस वक़्त चुनौतियाँ भी ज़्यादा थी और सफलताएँ भी ज़्यादा मिली। लगभग 150 के आसपास इनामी डकैतों को हम लोगों ने या तो अरेस्ट किया, या उन्होंने सरेंडर किया, या मुठभेड़ में मारे गए। तो वो एक शुरू के पहले एसपीशिप में उस तरह का एक्सपोज़र मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एक ब्लेसिंग्स थी। और बहुत मज़ा आया फ़ोर्स के साथ जुड़ कर के काम करने में, दिन-रात भीड़ों में घूमने में, पठारों में घूमने में। तो उसमें बड़ा आनंद रहा और फ्लेवर लगभग सेम सा है। अगर भरतपुर, अलवर और धौलपुर आप देखोगे तो 19-20 करता हुआ सेम सा फ्लेवर है, चूँकि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से लगे हुए हैं। और मेरे एसपीशिप का लगभग 80% टाइम इन 3 जिलों में ही बीता है। तो बड़ा यहाँ कंफर्टेबल भी मैं फ़ील करता हूँ, बड़ा नेचुरल भी फ़ील करता हूँ और यहाँ के पुलिसिंग में मज़ा भी आता है। फिर डकैतों के भी मतलब जैसे आपने बताया इनकी भी कैटेगरी होती है सर, दस्यु और वो करके। सर कभी धमकी मिली हो किसी डकैत से, जैसे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और फायर का भी सर लगातार मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ? वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है पुलिस का, और धमकियाँ भी मिलती रहती हैं।
वो एसपी को भी मिलेंगी, कांस्टेबल को भी मिलती है, सब इंस्पेक्टर को भी मिलती है। और मैं मानता हूँ कि हमारे लिए धमकियों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि जो हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं हमारे पुलिस के जवान या जो हमारे सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, अगर वो उन चुनौतियों का सामना करते हुए, उन गीदड़ धमकियों का सामना करते हुए भी मुकाबला कर रहे हैं, तो एक एसपी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के लिए ये चीज़ें कोई डरने वाली, रोकने वाली, चिंता करने वाली, चर्चा करने का विषय नहीं होता है। और कई मुठभेड़ चूँकि वहाँ हुए, आमने-सामने की फायरिंग होती रहती थी और उसमें कई दस्यु मारे भी गए, हमारे भी लोग कई बार घायल हुए। तो वो सारा जो एक्सपोज़र था, मैं मानता हूँ कि एक मैच्योर पुलिस अधिकारी के जीवन में उसको एक्सपोज़र मिलना चाहिए और आदमी का मन खुलता है, डर खुलता है और आगे वो कहीं ज़्यादा कन्फ्रंट करके अपराधियों को काम कर पाता है। सर भरतपुर जब आप गए, भरतपुर और अलवर की भी हम बात करें, मेवात एरिया, सर वो एक अलग ही दुनिया सर मेवात की। हर तरह का क्राइम वहाँ पे, ऐसा क्राइम जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं हो, वो वहाँ से होता है, अभी भी हो रहा है और आप लगातार उस पे एक्शन भी ले रहे हैं। वहाँ का सर एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका? भरतपुर को अगर आप अभी डी और भरतपुर 2 पार्ट हो गया, तो डी को अगर आप देखेंगे तो मोटा-मोटी मेवात वाला पार्ट है। भरतपुर को अगर आप 2 पार्ट में बाँटेंगे तो जो बीच का पार्ट है वो बेसिकली शहर और उसका जो ग्रामीण इलाका है वो जाट डोमिनेटेड है। जाटों कास्ट के लोग भी हैं, अदर कास्ट के भी हैं, ब्राह्मण, वैश्य। लेकिन मेनली आप देखोगे तो उसमें जाट डोमिनेंस दिखाई देगा और जो बयाना वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट, उसमें आपको गुर्जर डोमिनेंस दिखाई देगा। तो इस तरीके से सोशली, कल्चरली बटा हुआ सा 3 पार्ट था उसके अंदर। जी। और उसमें तीनों का फ्लेवर अलग था, तीनों के इश्यूज़ अलग-अलग थे। मुख्य तौर पे जो आपराधिक क्षेत्र था उसको तब भी मेवात ही था, चूँकि वहाँ पे अपराध का एक पुराना कल्चर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इवन मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी जो एक ठग शब्द यूज़ में आता था, वो भी इलाका रुहेलखंड, बुंदेलखंड और हमारे मेवात से जुड़ा हुआ था। दिल्ली से जो व्यापारी दक्षिण भारत की तरफ जाते थे या पश्चिम भारत की तरफ जाते थे, उनके साथ ठगी की वारदातें करते थे वहाँ पे। और वो कल्चर कहीं न कहीं आगे कंटिन्यू सा होता रहा और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहे। पहले हम लोग एक टकलूबाजी शब्द सुनते थे, जिसमें कि सोने की नकली ईंटों को बेचने का वहाँ पे काम कई सारे लोग करते थे और उसमें भी बहुत कार्रवाइयाँ होती थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे ट्रक लूट, एटीएम लूट, एटीएम में जो कार्ड स्वैपिंग, जो एटीएम कार्ड्स को चेंज करने वाला अपराध होता था। इसके अलावा लूट, डकैती, इस तरह के हाईवे रॉबरीज़ के अपराध भी करने पे जब पीछा होता था तो सोर्स एरिया मेवात निकल के आता था, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो, चाहे अलवर का मेवात हो, चाहे आपके भरतपुर का मेवात हो। तो वो एक कुछ लोग वहाँ के हमेशा अपराध से जुड़े हुए रहे, अपराध से आय अर्जित करते रहे और उनको वो लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं कंफर्टेबल लगता रहा। तो उस कंफर्ट को कम करना, अपराध को फ़ायदे के सौदा के बजाय नुकसान का सौदा बनाना, वो पुलिस का काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपराध तभी छोड़ेगा जबकि उसको लगेगा यार इसमें जो मुझे गेन मिल रहा है और जो इसमें मुझे लॉस हो रहा है उसमें लॉस ज़्यादा है, गेन कम है। जब तक उसको लगेगा लॉस कम है और गेन ज़्यादा है तो उस काम को करेगा वो। करेगा। तो उसका बेसिकली आप कितना हार्ड एक्शन लेते हो, कितना हार्श एक्शन लेते हो, किस लेवल के सेक्शंस लगा रहे हो, कितना पनिशमेंट दे रहे हो, कितनी देर तक उसको जेल में रख पा रहे हो, उन चीज़ों से ये आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। तो बेसिकली जब हम लोगों ने लास्ट टाइम, जब मैं वहाँ एसपी था, तब भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी और वहाँ पे टटलूबाजी भी लगभग बहुत नीचे आ गई थी। हाईवे रॉबरीज़ काफ़ी हद तक नियंत्रण में आई थी। बाइक चोरी का बहुत बड़ा हब हुआ करता था वहाँ पे, उसमें काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो गिरावट आ गई थी। उसका कारण ये था कि जो एग्रेसिव पुलिसिंग होता है और उसके साथ बहुत ही हार्श पुलिसिंग भी मैं कहूँगा, वर्ड यूज़ करूँगा, जिसमें कि आप गंभीर धाराओं को यूज़ करते हो, उसको हमने यूज़ किया था। अभी भी जब वापस मैं आईजी वहाँ पे गया तो वहाँ पे उस तरह की टटलूबाजी तो ख़त्म हो गई थी, साइबर टटलूबाजी मैं कहूँगा शुरू हो गई थी। जी। जिसमें कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था कि साइबर ठगी, जिसमें सेक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा फॉर्म था और भी बहुत सारे फॉर्म हैं इसके, उसके माध्यम से लोगों के पैसे हड़प रहे थे। तो इसमें भी हम लोगों ने भी बिना कंप्लेनेंट का वेट किए हुए, हम लोगों ने खुद चिन्हित किया, जो प्रतिबिंब पोर्टल था उसमें जो उनकी लोकेशंस आती थी उसके आधार पर इनको पकड़ा, इनकी सर्च की, इनके पास जो मोबाइल मिलते थे, सिम मिलते थे, इनके पास जो पॉर्न वीडियोज़ मिलते थे, जो ट्रांज़ैक्शंस मिलते थे, चैट मिलता था, उसके आधार पे हम लोगों ने फिर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू किए, इनको बंद करना शुरू किया, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए, जमानतों का विरोध किया और साथ में जो इनकी अवैध संपत्तियाँ थी उनको भी हम लोगों ने तोड़ा
और अभी जो इनकी अवैध आय से कमाई की बनी हुई संपत्तियां उनको भी सीजर करने की कार्रवाई हम लोग शुरू कर दें। तो इसमें भी काफ़ी हार्ड हिटिंग और काफ़ी हार्श पुलिसिंग इन अपराधियों के खिलाफ की गई है, जिसके कारण लगभग 65-70% साइबर अपराध जो मेवात के डीग के मेवात क्षेत्र से होते हैं उसमें कमी आई है। सर एक वर्ड हम लोग सुनते हैं सर, 3 डिग्री टॉर्चर। पुलिस के लिए सुना जाता है थर्ड डिग्री सॉरी हाँ, थर्ड डिग्री टॉर्चर। सर उसमें मतलब मूवीज़ में तो काफ़ी चीज़ दिखाते हैं सर, वास्तविकता में क्या होता है? मतलब अपराधी को वास्तव में इस तरह से वो किया जाता है कि हाँ, अगर वो हार्डकोर है और नहीं बता रहा है, हम्म, तो ऐसा कुछ होता है सर? नहीं, मैंने भी मूवीज में ही देखा है। एक्चुअल में मैंने भी थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं देखा है। और जिसका बेसिकली जो इंट्रोगेशन करना है, इंट्रोगेशन के तरीके के तौर पे थर्ड डिग्री टॉर्चर को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, या फिल्मों में कई बार दिखाते हैं मारपीट करते हुए, लेकिन चूंकि ये चीज़ें लीगल नहीं है तो इस तरह की चीज़ें पुलिस को ना करनी चाहिए, ना करना अलाउड है। और जो इंट्रोगेशन है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। उसमें हमें जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ब्रेन मैपिंग है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन अगर आप कहेंगे, जिसमें कि आप उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं कि उस दबाव के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें बता देता है। और मूल रूप से तो इंट्रोगेशन का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उससे सेम चीज़ें 10 बार पूछोगे, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति कम से कम 10 बार कंट्राडिक्ट करेगा, अलग-अलग चीज़। और सच बोलने वाला व्यक्ति हर बार सेम चीज़ें बोलेगा। तो जहाँ आप कंट्राडिक्शन होता है उसको अगर आप मार करते रहो और उन कंट्राडिक्शंस को आप जस्ट कन्फ्रंट करते रहो, तो बात अपने आप क्लियर हो जाती है। सर जब आप अलवर एसपी रहे, तो एक इंसिडेंस मेरे को याद आ रहा है सर, को वहाँ पे कुछ दंगे वगैरह हुए थे और एक थाने को ही आग लगा दी थी और पूरी फ़ोर्स थाने के अंदर और आप अकेले मेरे को ध्यान है हेलमेट पहन के और हाथ में पिस्टल लेके और आप जो भीड़ थी उसकी तरफ भाग रहे थे, फायरिंग हवाई फायरिंग करते हुए। सर इस तरह की सिचुएशन में मतलब आप अकेले आपको ऐसा क्यों लगा कि भई मेरे को अकेले जाना चाहिए, फ़ोर्स नहीं थी इसके बावजूद भी आप गए और आप अकेले ने जो हज़ारों की भीड़ थी उसको खदेड़ दिया सर? ये नहीं, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, अकेला तो नहीं था मैं, लेकिन हाँ, मेरे पास कम लोग थे, 5-6 जने ही थे मेरे पास। रीज़न उसका यही था कि उस वक़्त फ़ोर्स कहीं और थी, बिज़ी थी, रेलवे स्टेशन की तरफ थी, ट्रैक के ऊपर थी। और आप वेट नहीं कर सकते थे कि और लोग आएँगे तब मैं जाऊँगा, चूँकि अपने आप में बड़े ही वो एसओएस कॉल्स आ रहे थे कि भई थाने के अंदर बंद है और थाने के बाहर से आग लगा दिया। और अगर इमीडिएटली इंटरवेंशन नहीं कर सकते थे तो किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। इसलिए वहाँ मौके पे पहुँचे हम लोग, मेरे साथ 5-7 कमांडोज़ थे, सारे अच्छे लड़के थे मेरे साथ के। और चूँकि कम लोग थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त वहाँ पे, तो इसलिए सबको काम करना था। तो वी एक्टेड देयर, और वहाँ पे जो अंदर जवान फंसे हुए थे उनको हम लोगों ने थोड़ी देर में बाहर निकाल लिया था। और फायर ब्रिगेड उससे पहले वहाँ आई थी, लेकिन उस पथराव के कारण उसका शीशा तो टूट गया, तो वो भाग गई थी वहाँ से। तो फिर हमने वापस नगर निगम में बात करके फायर ब्रिगेड को बुला करके उस पे काबू पा लिया था। और वो एक टीम वर्क था, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने अकेले कुछ किया था। सर इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो सर माइंड में क्या चलता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेप हम लें या नहीं लें, ऊपर अधिकारियों से पूछें या ना पूछें, इस तरह की भी कई बार सर सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर सोचता है, या मैं कहूँगा कि आप किस तरह की थिंकिंग वहाँ रखते हैं? बेसिकली मौके पे निर्णय लेने का पूरा अधिकार उस व्यक्ति को है या उस अधिकारी को है जो कि मौके का वरिष्ठतम अधिकारी है। और इस तरह के ग्रेव सिचुएशन में जहाँ की किसी की जान जा सकती है, वहाँ पे आपके पास पूछने बताने की न तो समय होता है, और ना मैं उसको उचित मानता हूँ, क्योंकि उस सिचुएशन का बेस्ट असेसमेंट वही व्यक्ति कर सकता है जो कि वहाँ पे उसको फेस कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप किसी को बताओगे भी जो कहीं दूर बैठा हुआ है, तो वो हो सकता है उस सिचुएशन को समझेगा नहीं, और नहीं समझेगा, और अगर उसने कोई ऐसी आपको राय दे दी जो कि उसके मुताबिक नहीं है, तो आप हो सकता है आपका खुद का जीवन चला जाए, किसी और का जीवन चला जाए। बिल्कुल। तो उस वक्त तो तत्काल युक्तियुक्त, और जो भी ऑफिसर है मौके का वरिष्ठतम अधिकारी, उसको स्वयं को निर्णय लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो निर्णय लिया जाना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। निर्णय सही है, गलत है, वो उस वक्त एसेस करने का टाइम नहीं होता है। आप निर्णय नहीं लो, उससे बेहतर मैं सोचता हूँ कि आप चाहे गलत ही निर्णय लो या आप एक्ट करो। आप ये सोचते रहो कि गलत है, सही है, गलत है, तब तक हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको उस वक्त जो भी सही लग रहा है लॉजिकली, या वहाँ पे अगर 4-5 लोग हैं तो आप
साथ भी मिलकर निर्णय ले सकते हो, लेकिन निर्णय तत्काल होने चाहिए और उस पे एक्ट करना चाहिए। सर अब बात करते हैं भरतपुर रेंज आईजी का, आपने जब कार्यभार संभाला और उसके बाद सर सबसे बड़ी बात यह ऑपरेशन एंटीवायरस आपने शुरू किया। सर कैसे आपके मन में आया कि ऑपरेशन एंटीवायरस चलाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने चलाया तो उसके बाद उसको पूरे प्रदेश में अब चलाया जा रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस की परिकल्पना मैं कहूँगा कि पहले से ही कहीं न कहीं दिमाग में थी। उसका कारण ये था कि जब मैं क्राइम ब्रांच में था, तो भी हम लोग साइबर क्राइम के ऊपर काम कर रहे थे। और उस वक़्त ये बात ज़रूर महसूस होती थी कि शायद हम खुद वहाँ बैठे रहते तो इस काम को और बेहतर तरीके से करते या ऐसे करते या इस तरीके से करते। जी। जो कि आप हमेशा पुलिस मुख्यालय से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। मौके का अधिकारी बेस्ट असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकता है और उसको सर्वोत्तम तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब खुद ही यहाँ पे पोस्टिंग हुई, चूँकि समस्या पहले से अपने संज्ञान में थी कि भई ये वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरा देश इससे परेशान है, सरकार भी कहीं न कहीं इसकी चिंता करती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसकी चिंता करते हैं। अन्य जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा विषय है, सभी चिंता करते हैं, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था। अब काम कैसे करें? अब उसमें पहले जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट उसमें मूल रूप से ये था कि जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं और जो सिम यूज़ हो रहा है ठगी के लिए, उन सिम्स को डीओटी को रिक्वेस्ट भेज के आप ब्लॉक करा दीजिए। जी। और अगर बाहर की कोई टीम आती है एफआईआर में मुलजिम पकड़ने, तो आप उनकी मदद करिए, सहयोग करिए। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के कारण चूँकि बाहर की टीमें आ नहीं पाती हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका से कितने लोग कितनी बार आएँगे और परसू भी नहीं कर पाते। आएँगे, 1 दिन रुक के चले जाएँगे, ये कुछ। तो ये इनके लिए बड़ा एक मुफ़ीद सिस्टम था अपराधियों के लिए। ज़्यादा प्रेशर बनता था तो ये पैसे भी किसी चैनल से वापस कर देते थे। तो वो कोई बड़ा अगर प्रेशर है तो वो भी ख़त्म हो जाता था। उससे लगातार दिन दूना रात चौगुना ये क्राइम यहाँ बढ़ता चला जाता था, बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। पूरे भारत का 20 से 22% साइबर क्राइम केवल डीग से हो रहा था, आप सोचिए। इतना छोटा-सा ज़िला है और नंबर 1 पूरे भारत में था ये, नवंबर-दिसंबर में 2023 में, जनवरी में। तो हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा चेंज किया, रणनीति को चेंज किया और हमने ये किया कि भई जो लोग यहाँ से अपराध बैठ के कर रहे हैं, हमारे इलाके में बैठ के, भले ही उनकी एफआईआर हमारे पास नहीं हो, भले ही कहीं की पुलिस नहीं आए, हम इनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, हम इनको पकड़ेंगे और पकड़ के हम इनको जेल में बंद करेंगे। और उसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि कितने सारे गाँवों से बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। उनको कॉर्डन किया, सर्च किया, मोबाइल चेक किए, उनमें बहुत सारे एविडेंस मिल गए अपराध के। उसके आधार पे हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके इनको बंद किया। उसका नतीजा ये निकला कि लगभग 70%, अगर हम जनवरी से तुलना करें जुलाई तक की, तो 70% साइबर क्राइम में कमी आई, जो कि डीग से हो रहा था। सर ट्रैक कैसे किया इन लोगों को, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कोई हमारे पास ना तो कोई एफआईआर थी, ना किसी तरह की कोई शिकायत थी, तो इनको ट्रैक करना और बेसिकली इनको इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में फिर हमने ऑपरेशन चलाया, तो वो उसमें किस तरह की सर एक रणनीति? बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 20% यहाँ पे होता था, वो 1930 जो नंबर है, 1930 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, जी। उस पे लोग जितने भी साइबर क्राइम होता है उसको दर्ज कराते हैं। और प्रतिबिंब जो पोर्टल है I4C का, जो कि एक नोडल सेंटर है, एजेंसी है, जो कि साइबर क्राइम को पूरे देश को कोऑर्डिनेट करती है, वो लोग प्रतिबिंब पोर्टल पे ये डेटा अपलोड करते हैं प्रतिदिन कि कहाँ-कहाँ से, किस-किस लोकेशन से साइबर क्राइम हो रहा है। मतलब जिस फ़ोन से साइबर क्राइम हुआ, उस फ़ोन की लोकेशन कहाँ थी। तो जब हम उन लोकेशंस को रोज़ स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे इलाके में इतने लोग बैठे हुए हैं। उसके आधार पे हम चिन्हित करते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, किस गाँव से हो रहा है, किस ढानी से हो रहा है, किस घर से हो रहा है। और साथ में हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे भी एक डायरेक्टरी बनाई कि किस-किस गाँव में कौन-कौन से लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। और जब हमने उस लोकेशन और इस डायरेक्टरी को मैच कराया, तो काफ़ी हद तक पता चल गया कि भई ए पोज़ीशन पे ये लोग कर रहे हैं, बी गाँव में ये लोग कर रहे हैं, सी गाँव में ये लोग कर रहे हैं। फिर बड़ा आसान था उनको घेर करके पकड़ना और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और बंद करना। सर एक चीज़ देखी जाती है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पास जो गैजेट्स होते हैं वो काफ़ी अपग्रेडेड होते हैं और वो खुद को एक तरह से कहा जाए तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस रखते हैं। वहीं सर जो राजस्थान पुलिस है, उसके पास क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या उस तरह के गैजेट्स हैं कि जिससे वो उन तक पहुँच पाए, या उनको कितना हम यूज़र फ्रेंडली राजस्थान पुलिस है उन गैजेट्स को लेके, वो भी जानना चाहूँगा? नहीं, ये भी एक मिथ है, मैं कहूँगा कि वो बड़े टेक सेवी हैं और बड़े टेक्नोलॉजी है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा ही साधारण सा तरीका है उनका साइबर ठगी का।
आमतौर पे कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है, वो इस साइबर ठगी को भी कर सकता है। और ये लोग लगातार एक दूसरे से सीखते रहे। जब पहले ये शुरू हुआ था जामताड़ा की तरफ, वहाँ से कुछ लोगों ने सीखा, दिल्ली की तरफ आए, दिल्ली से कुछ लोगों ने सीखा तो मेवात की तरफ आए। इस तरीके से पीयर लर्निंग के थ्रू ये उस क्षेत्र में फैलता चला गया। और इसमें कुछ भी नहीं है, वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे किसी को हाय भेज देंगे, हाय का रिप्लाई 100 लोगों को भेजेंगे तो 2-4 लोग रिप्लाई कर देंगे हाय का। बिल्कुल उसमें फ़ोटो जो है प्रोफाइल में वो किसी लड़की की लगा के रखेंगे। लड़की की फ़ोटो देख के कोई अगर हाय का जवाब भेजता है तो उससे चैट शुरू कर देते हैं, फिर वीडियो कॉल करने बोलेंगे। वीडियो कॉल जब करेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही है ये। तो मेवात में जो एरिया ये देखा जाता है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब इसी काम में लगे हुए हैं सर। तो ऐसा क्यों सर, मतलब उनकी मेंटालिटी ऐसी है या उनको जिस तरह आपने बताया कि परंपरागत उनकी चली आ रही है कि वे ठग, तो क्या उनको कोई ऐसा कहता है कि तुमको यही काम करना है, कोई उनको गाइड करता है, उनका कोई कोई नेता है या कोई ऐसा आदमी, तो क्या ऐसा कुछ सामने आया सर? एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर क्राइम को टैबू नहीं मान रहे हो, क्राइम करने पे अगर आपके ऊपर कोई दाग नहीं लग रहा, तो आप बड़ी आसानी से क्राइम करने के प्रति आकर्षित होने लगते हो। और साथ में अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर आपको लगता है कि भाई मेहनत कम करनी पड़ी, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप बाइक चोरी कर रहे हो तो आप बाइक चोरी करके ला रहे हो, जयपुर जा रहे हो, बाइक चोरी करके लेके आए, पकड़े जाने का डर है, फिर बेचा 4,000 5,000 रुपये मिले। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक अपराध नहीं है। लेकिन आप साइबर क्राइम कर रहे हो, आपने घर बैठे-बैठे 10-20 लोगों को फ़ोन किया, चैट किया, 5 लोगों से हो गया, उसमें आपने 5 लाख कमा लिए। तो ये आपको एक तो अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, तो लोग इन्वॉल्व ज़्यादा होने लगते हैं। वहाँ उस क्षेत्र में जो इश्यू है, वो इश्यू ये नहीं है कि सारे क्राइम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे मौजूद लोग भी हैं। हमने वहाँ बड़ी-बड़ी पंचायतें की उन गाँव में जा कर के, जिसमें वहाँ के धर्मगुरु, सरपंच, प्रधान, जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए। हमने मन से उनको इस बात को समझाया कि ये जो है पूरी तरीके से मेवात के वर्तमान नहीं बल्कि मेवात के भविष्य का संघर्ष है। जी। हमने उनको बताया कि भाई आप तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर किसी के बुजुर्ग या मान लीजिए माता-पिता अपराध कर रहे थे, बेटा अपराध कर रहा है, आने टाइम में पोते-पोती भी अपराध करेंगे, नाती भी अपराध करेंगे, तो क्या ये कोई आप इस तरह का जीवन अपने बच्चों के लिए चाहते हो? क्या इस तरह का भविष्य आप बच्चों के लिए चाहते हो? तो इन चीज़ों को हमने समझाया, उसका फ़र्क पड़ा है और बहुत सारे वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो कि इस अपराध से दूर हैं, सारे नहीं हैं लिप्त हैं, काफ़ी लोग लिप्त हो गए चूँकि उसमें उनको फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे दूर हैं। उनको साथ लेकर के हमने समझाया और बहुत सारे गाँव में उसका असर पड़ा, लोगों ने उस अपराध को छोड़ा, दूर हुए उससे और उसी एक का परिणाम है कि इतना रिडक्शन वहाँ पे क्राइम में आया। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एवरेज एज क्या होगी सर इस तरह के जो क्राइम करते हैं लोग उनकी? कुछ अपराधी तो हैं जो कि 18 साल से कम के भी 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के भी मिल जाएँगे आपको। बट जो ज़्यादा संख्या है वो 18 से 25 और 25 से 35 इसके बीच में ज़्यादातर लोग हैं जो कि साइबर क्राइम को कर। सर ये लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें आदमी की आवाज़ भी औरत में हो जाती है। तो वो डिवाइस भी बड़ी ईज़िली अवेलेबल है और इनके पास लगभग सभी लोगों के पास वो डिवाइस होती है। सर किस तरह की डिवाइस होती है वो और क्या उसका बचाव किस तरह से करे कोई? एक लड़के को हमने पकड़ा था, उसके पास एयरफंक नाम का ये डिवाइस मिला था जो कि इंटरनेट पे बड़ी आसानी से उपलब्ध है। उसमें 3 मोड थे, एक तो बच्चे की आवाज़ या लड़की की आवाज़ आप कुछ भी मान लो। एक उसकी नॉर्मल वॉइस आती थी और एक बड़ी भारी और रौबदार आवाज़ आती थी। तो उसका उपयोग ये लोग करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस है, फ़ोन से जुड़ जाता है, किसी को आपने फ़ोन किया और अगर आप बच्चे या लड़की की आवाज़ में बात करो तो सामने वाले को लगता है कि कोई लड़की मेरे से बात कर रही है। बाद में जब आपको ब्लैकमेल करना होता है तो आप जो भारी रौबदार आवाज़ है उससे आप पुलिसकर्मी बन करके, पुलिस अधिकारी बन करके बात करते हो। तो उस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट जो यूज़ कर रहे हैं वो 5वीं फ़ेल, 10वीं फ़ेल, 8वीं फ़ेल इस तरह के लोगों को, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे ऐसे लोग नहीं हैं और उन डिवाइसेज़ को कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई बहुत उसमें तकनीकी तौर पे उन्नत होने की आवश्यकता नहीं है। सर साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना एक अलग टास्क है और साथ ही उनमें पुलिस का खौफ पैदा करना, जो कि आपने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत किया। आपने ऐसा क्या स्टेप उसमें और लिया कि भाई गिरफ्तारी तो हुई रही है लेकिन उनमें इतना खौफ हो कि वो खुद या तो इस चीज़ को छोड़ दें या उस एरिया को छोड़ दें? एक तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया। भई आपने जो मोबाइल पकड़ा, जो सिम पकड़ा, अगर आप वहीं तक सीमित हो जाएँगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको आप सज़ा नहीं दिला पाएँगे। तो हमने उसके मोबाइल में जितने सिम चले थे, उन सब की डिटेल निकलवाई, उनकी स्टडी की, उसमें कितने पैसों का ठगी हुआ है। जैसे हमने अभी 74 एफआईआर्स का हमने किया एनालिसिस, तो 74 एफआईआर्स में जब पूरे गैंग्स को हमने जोड़ा तो 3 अरब
से भी ज़्यादा का ठगी निकल के आया। तो जब वो चीज़ें फाइल पे होती हैं तो उनकी ज़मानत नहीं होती। फिर क्या धाराएँ हमने गंभीर लगानी शुरू की। हम लोगों ने उसमें केवल 420 के बजाय 467, 468 जो फर्जी दस्तावेज यूज़ हो रहे हैं, जी। जो मोबाइल की IMEI चेंज हो रही है, जो चोरी के मोबाइल खरीदे जा रहे हैं 413, 414, 401 जो चोरों की गैंग की धारा है, इन कई धाराओं को हमने उसमें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की धारा, उनको लगा करके FIR को इतना मजबूत बनाना शुरू किया जिससे कि उनकी ज़मानतें नहीं हो। और हमारे जो प्रोसिक्यूशन विंग है उसको भी हम लोगों ने ब्रीफ किया। जब ज़मानतों के लिए हमारी फाइलें जाती हैं तो उसका जो रिपोर्ट बनती है उसके पॉइंट्स प्रॉपर बना करके IG ऑफिस से हमने भेजा कि इन पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्ट जाएगी एविडेंसेस के साथ। तो जब ज़मानतें होनी बंद हो गई और 2-2 ढाई-ढाई महीने तक जेलों में रहने लगे, 3-3 महीने तक ज़मानतों के लिए इनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, तो फिर कहीं न कहीं उसका एक इनके मन में खौफ आया कि भाई पहले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ज़मानत हो रही थी और अब महीनों लग जा रहे हैं, ज़मानत नहीं हो रही। इवन जो बाल अपचारी थे उनकी भी ज़मानतें नहीं हो पा रही थी। तो उसका फ़र्क उनकी मानसिकता पे पड़ा कि नहीं यार, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो मैं कह रहा हूँ उसमें नुकसानदायक है। दूसरा, उसमें लगभग 10 के आसपास मकान और दुकानें तोड़ी गई, उसका भी उनके ऊपर खौफ आया। बहुत सारे जो थे जो कि पुलिस के ऊपर हमले कर रहे थे उनकी जवाबी कार्रवाई की गई, उनमें से काफ़ी लोग घायल हुए, कईयों के फ्रैक्चर हुए, कईयों को गोली लगी, उसका भी उनके ऊपर खौफ आया। और मुख्य तौर पे सबसे बड़ी बात ये थी कि एक-एक का पीछा किया गया। उनको ये पता चल गया कि हम बच नहीं पाएँगे, करेंगे तो पकड़े जाएँगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों का मिला-जुला असर अगर अपन देखें तो वो एक इस प्रभाव के तौर पे आया कि इनको लगा कि यार अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी भलाई इसमें है कि अपराध को छोड़ा जाए। सर, आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें सामने वाला पुलिसकर्मी बनता है, ईडी का ऑफिसर बनता है, सीबीआई का बनता है और सामने वाले को बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग में आप फँस रहे हो, और फिर उसको कई बार तो हमने कई ऐसे केसेस देखे 30-30, 40-40 घंटे तक लगातार उसको डिजिटल अरेस्ट करके और फिर ठगी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो लोग फँस रहे हैं वो पढ़े-लिखे लोग हैं। जयपुर में अभी एक बैंक मैनेजर लेडी थी, वो फँसी। आज ही मैंने पढ़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे भी ठगी की गई। पुलिस वाले बन के वे ये लोग ठगी करते हैं, डीपी लगा लेते हैं, व्हाट्सएप पे पुलिस की डीपी होती है। तो सर, कैसे लोग जो हैं इसको आइडेंटिफ़ाई करें कि ये पुलिस वाला नहीं है, साइबर क्रिमिनल है और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है? अ, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ठगी के आप जितने तरीके सोच सकते हो ना, उससे भी आपको 1000 तरीके इस्तेमाल में लेते हुए मिलेंगे। मतलब ठगी सूअर बेचने के नाम पे होती हुई मिली हमें, पेंसिल फैक्ट्री लगाने के नाम पे मिली, प्रेग्नेंट करने के नाम पे मिली कि मुझे प्रेग्नेंट होने में महिला हूँ, मैं इसके पैसे दूँगा। मतलब आप जितना सोच सकते हो उसके तरीके हो सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट अभी एक बहुत ही इसमें उनकी तरफ से काफ़ी यूज़ में लिया जाने वाला तरीका है और मुख्य तौर पे ये हमारे मेवात से तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है। जामताड़ा और उस क्षेत्र की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। उसमें हमारे यहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कोई फैक्ट्री ओनर्स थे। अब एक तरीके से जब आप उनसे बात कर रहे होते हो तो उनका जो बोलने का तरीका है, लहज़ा वो जो होता है, वो काफ़ी हद तक मिलता-जुलता ऐसा होता है जैसे कोई पुलिस अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी आपसे बात कर रहा है। जो आपको आईडी कागज़ दिखाते हैं तो उससे भी आप काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाते हो। और आप कहीं न कहीं इस तरीके से बिहेव करते हो जैसे कि आप हिप्नोटाइज़ हो गए हो। आप उसकी बातों और उसके प्रभाव में इस तरीके से आ जाते हो और वो जो सामने आपके सामने रखते हैं, उसमें जैसे बहुत में तो भी बच्चों को कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया, आपकी बेटी अरेस्ट हो गई है, रेप करते हमने पकड़ लिया। तो आदमी इमोशनली उसमें बहुत ज़्यादा क्लिक हो जाता है। जो आपके फ़ोन नंबर से साइबर ठगी हुई है, आपके फ़ोन नंबर से कोई नार्को ड्रग्स का ऑर्डर हुआ था, इसको हमने पकड़ लिया है। इन चीज़ों को लेकर के जो लोग भी प्रभावित होकर के ठगे जा रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ़ इतना ही मैं कह सकता हूँ कि एक तो अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ने का जो सबसे मजबूत साधन है वो है मीडिया। मीडिया के माध्यम से जितने लोगों तक बात आसानी से पहुँचती है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें जागरूकता जो अवेयरनेस है वही ताकत है। अदरवाइज़ तो क्या वो लोग इतना ज़्यादा, चूँकि लोगों को आम तौर पे पुलिस का सिस्टम कितना पता होता है। बिल्कुल। कितने लोगों का एक्सपोज़र पुलिस थाने को लेके है, कितने लोगों का एक्सपोज़र ईडी को लेके है, कितने लोगों का एक्सपोज़र सीबीआई को लेके, बहुत कम। सिर्फ़ उतना ही जितना फ़िल्मों में देख लिया या टीवी में देख लिया या पेपर में पढ़ लिया। तो बहुत ज़्यादा उसकी निटी-ग्रिटीज़ को जानते नहीं हैं लोग। तो इस तरह के जितने भी तौर तरीके अपराध के, चाहे डिजिटल अरेस्ट है, चाहे आपके बच्चे का अरेस्ट हो गया, इस तरह की बात है, उसमें जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, जितना लोगों को पता हो कि नहीं यार ये तरीका चल रहा है, उतना ज़्यादा हम इससे बच पाएँगे। दूसरा, सभी के लिए ये बात है कि अगर कोई ऐसा कॉल आपके पास आता है
और आप तो खुद को जानते हो ना कि मैंने क्या किया है, कि मैंने कोई नार्को ड्रग ऑर्डर किया है कि नहीं किया है, मैंने कोई साइबर ठगी की है कि नहीं की है। बिल्कुल। अगर वो आपको कह भी रहा है कि आपके नंबर से ऐसी कोई घटना घटी है, तो आप अपने पे तो भरोसा रखिए कि भाई अगर ऐसी कोई बात आई भी है तो मैं क्लियर कर दूंगा पुलिस को, या क्लियर कर दूंगी पुलिस को। और आप उसका सामना करिए, आप इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करिए। आप किसी पुलिस वाले को अगर जानते हैं पर्सनली तो उनको फ़ोन करिए, अदरवाइज़ आप 100 नंबर पे फ़ोन करके इस बात को बताइए। तुरंत उस बात का समाधान हो जाएगा। कई बार हमारे लोग हमें फ़ोन भी करते हैं कि ऐसा-ऐसा कॉल आया था। हम इमीडिएटली कहते हैं कि बिल्कुल ये साइबर फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश हो रही है। आप उस नंबर की कंप्लेंट कराइए, रजिस्टर कराइए, बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेक्सटॉर्शन में लोगों ने 50-50, 60-60 लाख दे दिए। फिर हमारे पास आते हैं तो बताते हैं ऐसा-ऐसा हमारा वीडियो बन गया, यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, एफआईआर दर्ज होने वाली है। सुनते ही पहला जो रिप्लाई पुलिस देती है, ये देती है कि आपके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहो। तो ये जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप पूछोगे नहीं, लोगों कह रहे हैं कि आपके बेटे को अरेस्ट करें, बेटे को आप कॉल नहीं कर रहे हो, या 1 बार 2 बार कॉल करके आप मान लेते हो अगर नहीं उठा बाई चांस कि नहीं एक्चुअल में ये घटना घट गई है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं, तो अवेयरनेस करना पड़ेगा, दूसरा इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और तीसरा ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप तुरंत अपने दोस्त, पुलिस वाले, जानकार किसी को आप बताइए, उनसे मशवरा लीजिए, आप इससे बाहर निकल जाएँगे। सर एक ये देखा जाता है जब किसी के साथ साइबर ठगी होती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग काफ़ी देरी से पुलिस तक पहुँचते हैं या शिकायत जैसा आपने बताया कि उनको इस तरह से फँसा लिया जाता है कि वो शिकायत ही नहीं करते। साइबर ठगी का शिकार होने के बाद सबसे पहला स्टेप उस आदमी को क्या करना चाहिए सर, ताकि जो राशि गई है वो भी होल्ड हो जाए और पुलिस भी उसकी मदद करे? नहीं, जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें जो हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, उसमें से एक तो सेक्सटॉर्शन में ये लोग काम को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो दूसरे हथकंडे हैं उसमें लोभ को एक्सप्लॉइट करते हैं कि बहुत सस्ते में आपको सामान बेच रहे हैं। 15 लाख की गाड़ी आपको कह रहे हैं 2.5 लाख में दे देंगे। और तीसरा इन्होंने भय, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया, आपके नंबर से क्राइम हो गया। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों का जो कि हमारे अंदर के विकार हैं उसको यूज़ करके ये लोग हमें हमारे साथ अपराध कर रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। आपके साथ अगर आप बच जाते हैं तो भी आप रिपोर्ट कराइए 1930 पे, और अगर आपके साथ अपराध हो ही जाता है तो भी सबसे पहले 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए, और उसके साथ साथ इमीडिएटली फिर पुलिस में जाकर के एफआईआर कराइए। बहुत सारे लोग 1930 पे कंप्लेंट कराते हैं बट एफआईआर दर्ज नहीं कराते। कुछ रेजिस्टेंस सिस्टम का भी रहता होगा कि आप गए और पहली बार में दर्ज नहीं हुआ तो आप दोबारा नहीं जाते हो, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 1930 पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं और उसके बाद एफआईआर कराएं। सर एक चीज़ देखी जाती है जब ये साइबर ठगी होती है, किसी का पैसा चला गया तो लोग ये कहते हैं पैसा तो गया वापस नहीं आएगा। नहीं आता है, पैसा आता है। जब 1930 पे आप जैसे ही कंप्लेंट दर्ज कराएंगे इमीडिएटली जिस बैंक में गया आपके अकाउंट से उसको मैसेज जाता है, और अगर फर्दर पैसा फॉरवर्ड आगे जाके विड्रॉ नहीं हुआ तो उसको बैंक होल्ड कर देती है, और फिर वो विधिक प्रक्रिया के तहत आपको वापस भी मिलता है। सर साइबर ठगों के अलावा गौ तस्करों पे भी आपने काफ़ी एक्शन लिया, ऑपरेशन नंदी प्रहार शुरू किया। सर ये भी मेवात से काफ़ी हो रहा था। इस पे किस तरह से आपको लगा कि हाँ, मेरे को इस तरह का ऑपरेशन चलाना चाहिए? और ये जो गौ तस्करी सर बेसिकली कहा जाता है या बोला जाता है, ये होती क्या है सर? गायों की तस्करी होती है या किस तरह की तस्करी होती है? ऑपरेशन नंदी प्रहार जो है वो भी उस क्षेत्र की आवश्यकता थी, जैसे कि ऑपरेशन एंटीवायरस था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी क्षेत्र में जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। तो उस मुख्य चुनौतियों में एक तरफ तो साइबर क्राइम था जो कि बिल्कुल डिफरेंट। पूरे भारत को पीछे छोड़ रखा था। दूसरी तरफ ये जो गो तस्करी है, ये भी अपराध है। हर तरह का अपराध रोकना हमारा काम है, पुलिस का काम है। लेकिन गो तस्करी एक ऐसा अपराध है जिससे कि एक बहुत बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको इसको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी संवेदनशीलता ज़्यादा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एंटीवायरस का ऑपरेशन नंदी प्रहार भी शुरू किया था। और गायों की जो तस्करी है उसमें चूंकि किसी एक ने मुझसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि साहब भैंसों की तस्करी क्यों नहीं होती, गायों की क्यों होती? तो गायों की तस्करी इसलिए होती है क्योंकि भैंस जब तक आप काम में लेते हो, आप काम में लेते हो, उसके बाद आप उसको कसाईयों को बेच देते हो। आप उसको बेचने के लिए स्वतंत्र हो, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। तो आप सड़क पे तो छोड़ोगे नहीं, उसको जंगल में छोड़ोगे नहीं। लेकिन चूंकि गायों के साथ ये मैं कहूँगा कि एक तरह से दुर्भाग्य है कि जैसे ही वो बूढ़ी होती है तो हम उनको माँ तो बोल रहे होते हैं लेकिन हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और घर से जब बाहर निकलती हैं तो या तो खेतों में जाती हैं, तो वहाँ से किसान भी अपने खेतों को बर्बाद नहीं होने देना चाहता, जंगलों में चली जाती हैं, फिर वहाँ से घूम फिर के कस्बों में आ जाती हैं,
चूँकि वहाँ सब्ज़ी मार्केट कहीं पे भी कुछ उनको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। सड़कों के ऊपर आपको बारिश में बहुत दिखाई देगी, तो उनकी एक तो उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है सार्वजनिक जगहों पे। और इसमें भी वो आर्थिक वाला बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब आप एक गाय को लेके जाते हो और उसको आप बेचते हो तो उसका मीट बिक जाता है, उसका चमड़ा बिक जाता है, उसकी हड्डियाँ बिक जाती हैं। तो पूरा का पूरा एक जो आपको गाय मिलती है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से मिल रही है, वो आपको 35 से 50 हज़ार में बिक रही है। तो उसका बहुत बड़ा आकर्षण है। इसमें एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा कि ये कोई एक धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें कई धर्मों के लोग शामिल हैं। और इसको रोकने में भी दूसरे धर्मों के सभी समुदायों के लोग शामिल हैं। जो भी उनके अच्छे मौजी लोग हैं, वो भी सूचना भी देते हैं और उसको रोकने में भी मदद करते हैं पुलिस की। ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका अपराधी की कोई जाति नहीं होती, इस बात को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और जो अपराधी अपराध कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो पैसे के लालच में कर रहा है। बिल्कुल। तो इसको कभी भी अपने को ना कम्युनल लाइन पे नहीं ले जाना चाहिए इस अपराध को। लेकिन चूँकि इससे संभावना होती है सांप्रदायिक घटनाओं के बढ़ने का, इसलिए पुलिस की प्रायोरिटी में है। और हमने नंदी प्रहार को बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से चलाया। हमने 3 क्यूआरटीज़ बनाई, हमने 11 चौकियाँ बनाई वहाँ पे, जहाँ पे कि अन्य अपराधों को रोकने के साथ-साथ गौ तस्करी को रोकने के लिए भी विशेष चेकिंग की जाती है। और रात्रिकालीन क्यूआरटीज़ जो हैं वो एसयूवी व्हीकल्स हैं हमारी, उस पे जो हमारी टीम है वो स्वचालित हथियारों से लैस है। और अगर कोई पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, पुलिस को टक्कर मारने की कोशिश करता है, तो फिर साथ में उसका मुँह-तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। इसके कारण चूँकि पूरे राजस्थान से जो भी गो तस्करी की गाड़ियाँ आती हैं, वो फाइनली या तो अलवर की तरफ से निकल कर के जाती हैं दूसरे राज्य में, या फिर वो हमारे भरतपुर के मेवात से जाती हैं। तो वो एक तरीके से मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ रोकने के लिए विशेष प्रयास भी करने पड़ते हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक ऑपरेशन नंदी प्रहार के प्रयासों से जो डीग का क्षेत्र है, वहाँ से तस्करों ने अपना रास्ता बदला है और आजकल ये मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे को भी यूज़ करने लगे हैं। जी। सर चाहे गौ तस्करी की बात करें या साइबर ठगी की बात करें, मेवात एरिया ही क्यों सर? क्या पहले वहाँ पुलिस की रीच कम थी या इसके पीछे और कोई कारण सर? मुख्य तौर पे जो मैंने आपको बताया कि एक तो उसका हिस्टोरिकल कहीं न कहीं रीज़न है कि बहुत पहले से कुछ लोग वहाँ अपराध से जुड़े हुए रहे। दूसरा, शिक्षा का जिस तरीके से प्रचार-प्रसार दूसरे क्षेत्रों में हुआ है, वहाँ पे शिक्षा का प्रसार-प्रसार उस बड़ी बहुतायत में नहीं हुआ। तीसरा, अगर आप वहाँ फैमिली साइज़ देखेंगे तो फैमिली साइज़ बड़ी है। जैसे आपको घर में 5, 10, 12 बच्चे अभी भी मिलेंगे। ये आप किसी भी दूसरे कस्बे में जाकर के किसी भी दूसरी जगह पे अगर आप देखोगे तो इस तरह का फैमिली साइज़ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या उसमें आपको जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा करने से आप उतना घर का खर्च नहीं चलता है। तो एक तरफ तो पैसे की आवश्यकता ज़्यादा है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ से वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, स्किल्ड भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? फिर ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप उन तरीकों को अपनाएँ जो कि इल्लीगल हैं। तो अपने आप वो लोग फिर अपराध की तरफ बढ़ते हैं आगे। चूँकि उसका एक हिस्ट्री भी है, तो उनको आसान लगता है। चूँकि टैबू नहीं है अपराधी होना, जेल जाना, तो इसलिए उसको करने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं आती है। सर खनन माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए भी एक ऑपरेशन आपने चलाया था और काफ़ी कार्रवाई भी उसपे की गई सर, वो किस तरह का ऑपरेशन था? हमने जो तीसरा ऑपरेशन था इसका तो ऑपरेशन अरावली शुरू किया था और उसमें मुख्य तौर पे जो अवैध रेत, बजरी का खनन और परिवहन और जो अवैध पत्थरों का खनन और परिवहन था, उसके ऊपर कार्रवाई की थी और वो पूरे रेंज में चला था। बहुत अच्छे उसके परिणाम आए थे। वो हमने 1 महीने के लिए चलाया था मार्च के महीने में और उससे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग, भरतपुर, इन सब क्षेत्रों में अवैध खनन पे काफ़ी नियंत्रण हुआ था। वर्तमान में भी वो ऑपरेशन तो नहीं चल रहा अरावली के नाम से, लेकिन जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, संयुक्त दल बने हुए हैं जिसमें कि आरटीओ, माइनिंग, पुलिस, प्रशासन, ये मिल कर के वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सर अभी आपने जैसे बताया आरटीओ हो गया, खनन विभाग हो गया। हम ये देखते हैं सर कि कुछ भी चीज़ होती है तो ब्लेम पुलिस पे डाला जाता है कि यार पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट है इस पे कार्रवाई करने के लिए। जैसे ओवरलोड अगर कुछ है तो आरटीओ को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। खनन का अगर कोई मामला है तो जो खनन विभाग है, खनिज विभाग है उसको करनी चाहिए। लेकिन पुलिस उसमें ही एक्शन ले, ऐसा लोगों की भी एक धारणा है और पुलिस को लेना भी पड़ता है। क्या उन डिपार्टमेंट का सर ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है या सहयोग नहीं मिल पाता या वहाँ पे इतने अनुभवी लोग नहीं हैं या फोर्सेस की कमी है? क्या कारण सर इसका? देखिए पुलिस जो है, वो जो शासन है,
उसकी शक्ति का प्रतीक है और इस व्यक्ति को प्रत्येक नागरिक मानता है कि जो शासन चल रहा है उस शासन के नियम, कानून, संविधान, विधि, विधान इनको लागू कराने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली एजेंसी है वो पुलिस है। पुलिस अगर कहीं पे माइनिंग विभाग भी कार्रवाई कर रहा है, उनके साथ कोई बात हो जाती है तो फाइनली वो पुलिस के पास एफआईआर कराने आएंगे और पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पुलिस से अपेक्षा है उसके अनुरूप पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जो दूसरे विभाग हैं वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा है, सभी कार्रवाई कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चुनौतियाँ होती, संसाधनों की कमी सभी लोग महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्नैश ने एक लंबे काल में संसाधनों में बहुत वृद्धि हुई है। बहुत जितने भी अगर आप पुलिस का ही देख लो, जब हम लोग जॉब में आए थे तो कितनी गाड़ियाँ होती थी। पुलिस अधीक्षक के पास एक एम्बेसडर गाड़ी कार हुआ करती थी। और बाकी जिप्सी में आपके एडिशनल एसपी चला करते थे। जिप्सी की रफ्तार आप देख लो 60-70 के बाद वो हिलने लगती थी। आज तो ये ऐसी गाड़ियाँ जो कि 120, 30, 40, 50 की स्पीड पे चलती हैं। बंद गाड़ियाँ हैं, थानों में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हो गई। 112 की गाड़ियाँ आप देख लीजिए जिलों में मिल गई है, यहाँ पे चेतक चल रही। तो संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं, न सिर्फ पुलिस के बल्कि सभी विभाग के। कभी-कभी आम तौर पे चर्चाओं में हर व्यक्ति एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालता रहता है। अगर आप एक डिपार्टमेंट से पूछोगे तो कहेंगे साहब पुलिस काम नहीं करती। पुलिस से पूछोगे तो बोलेंगे राजस्व काम नहीं करता। राजस्व से पूछोगे तो बोलेंगे साहब जुडिशरी काम नहीं करती। जुडिशरी से पूछोगे तो बोलेंगे साहब राजस्व और पुलिस काम नहीं करती। तो सबको क्या लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे ठीक से अपना काम नहीं कर रहे। जबकि ज़रूरत ये है कि हम अपने काम को अच्छे से करें, दूसरे के काम को करने दें। उनके विभागीय अधिकारी, उनके उच्चाधिकारी वो देख रहे हैं, बता रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और मेरी किसी विभाग से कोई भी शिकायत नहीं है। सभी अच्छा काम कर रहे हैं और जो दी गई परिस्थितियाँ उनमें बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर एक जैसे पुलिस की बात करते हैं, आम भाषा में अगर बात करें, आम लोग जब बात करते हैं तो पुलिस का नाम आते ही कई बार ऐसे लोग बचते हैं या डरते हैं कि यार थाना नहीं जाना, आज तक कभी नहीं गए। तो सर जनता में जो ये पुलिस की जो सोच है उसको सकारात्मक करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? और आपने काफ़ी सर किया भी, क्योंकि आपसे जो जनता का जुड़ाव है, आप जहाँ जहाँ रहे वहाँ की जनता आज भी आपको याद करती है, आपसे मिलने आती है और आपके प्रति एक विशेष प्रेम रखती है। एक तो इसको भी मैं एक धारणा अगर मानता हूँ जो कि एक मिथ के तौर पे है कि पुलिस को लोग पसंद नहीं करते। मैंने तो हमेशा देखा है कि लोग पुलिस को बहुत पसंद करते हैं और आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, किसी शहर में, किसी कस्बे में, आप मीटिंग लोगे तो पहली जो डिमांड आती है वहाँ पे कि साहब हमारे क्षेत्र में एक पुलिस चौकी खुलवा दो। हुँ, बिल्कुल। एक पुलिस चौकी खुलवा दो हमारे क्षेत्र में, एक हमारे पुलिस का पिकेट लगा दो, हमारे यहाँ रात्रि गश्त लगा दो। तो अगर पुलिस से लोगों को इतनी तकलीफ होती तो लोग क्यों कहेंगे हमारे घर के सामने पुलिस होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पुलिस की सुरक्षा का जो भाव है ना वो लोगों के दिल तक है। और जो ये बात हम कहते हैं कि लोग पुलिस को पसंद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लोगों के कुछ कड़वे अनुभव भी होते हैं, कुछ नकारात्मक अनुभव भी होते हैं। वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं, हॉस्पिटल में भी होते हैं, डॉक्टर्स के साथ भी होते हैं, टीचर्स के साथ भी होते हैं, एडवोकेट्स के साथ भी होते हैं। तो अलग अलग कड़वे अनुभव होते हैं। लेकिन हमारी आमतौर पर मानसिकता क्या होती है कि हम कड़वी चीज़ों को, स्वाद को बहुत देर तक रखते हैं और मीठे जो स्वाद होते हैं उसको जल्दी भूल जाते हैं, उसकी बात नहीं करते। तो पुलिस के साथ भी वही है कि एक्चुअल में लोगों को पुलिस की ज़रूरत है, लोगों को पुलिस से प्यार है, लोग चाहते हैं कि पुलिस हमारे आसपास रहे, ज़्यादा संख्या में रहे। और जो कभी कोई नकारात्मक अनुभव होता है उसकी चर्चा हम शायद ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस तरह की बात सामने आती है। सर अगर साइबर क्राइम की बात करें, एक बड़ी चुनौती है सर, और राजस्थान पुलिस कितना तैयार है इससे निपटने के लिए? और आने वाले टाइम में सर ये प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है राजस्थान पुलिस के अंदर भी? ट्रेनिंग की बात करें या इक्विपमेंट की बात करें उस पर्पज़ में? देखिए, आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे दिखाई देती है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकमात्र ऐसी तकनीक है जो कि स्वयं अपने आप को उत्पन्न कर सकती है। हमने पहले रोबोट्स बनाया, रोबोट्स दूसरा रोबोट पैदा नहीं कर सकता, वो अपने आप को अपग्रेडेड वर्जन में नहीं ला सकता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त अगर रोबोट है तो वो खुद अपने आप को हो सकता है कि अपग्रेड कर ले बिना आपकी जानकारी के। तो एक तो जो ये चैलेंज आने वाला है इसका स्वरूप क्या निकल के आएगा भी पता ही नहीं हमें तो एक इसकी तैयारी, इसके विषय में नियम, कानून, उनके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। जहाँ तक साइबर क्राइम का सवाल है तो इसमें भी अगर आप देख लीजिए तो जो तरह-तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, वीपीएन का यूज़ अगर आप कर रहे हो, तो चीज़ों को ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। डीप फेक का आप यूज़ कर रहे हो, आपका खुद का बच्चे की वीडियो में आपसे वो वीडियो कॉल में बात कर रहा है, आप कैसे नहीं विश्वास करोगे? खुद के बच्चे की आवाज़ में बात हो रही है।
जब वो कह रहे हैं आपके बेटे को हमने अरेस्ट किया, बात करा रहे हैं तो आपके बच्चे की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने आपके बच्चे से 2-4 बार फ़ोन पे बात करके इन्फॉर्मली अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्रेन कर लिया आपके बच्चे की आवाज़ के हिसाब से, और जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ में आवाज़ आ रही है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके लिए तकनीकी तौर पे हमारी भी तैयारी वैसी होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार की मैं बहुत इस बारे में दूरगामी सोच मानता हूँ कि एक ही बार में सारे ज़िलों में साइबर क्राइम थाने खोल दिए गए, और जो नए ज़िले बने थे उसमें नहीं खुले हुए थे, लेकिन अभी जब मैंने जॉइन किया उसके बाद मैंने डीजी सर से निवेदन किया, उत्कल रंजन साहू सर से, और जो हमारे डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी सर है उनसे निवेदन किया। तो विदिन 1 मंथ डीग में साइबर थाना सैंक्शन होकर के खुल के शुरू हो गया। तो सरकार इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रही है, इस चुनौती को समझ रही है, उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही है, और इसको इसमें जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, मैन पावर है, उसको हमें बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एक विशेष ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा जिसकी चर्चा आपने मीडिया में नहीं सुनी होगी, कि जहाँ-जहाँ पे भी पेटी क्रिमिनल्स हैं, जैसे मान लीजिए आप देखोगे करौली में बहुत सारे बाइक चोरी करने वाले अपराधी आपको मिलेंगे। सवाई माधोपुर में मिलेंगे, गंगापुर सिटी में मिलेंगे, धौलपुर में मिलेंगे, और भी ज़िलों में मिलेंगे आपको। ये सारे जो क्रिमिनल्स ये धीरे-धीरे अपना जो पहले क्राइम कर रहे थे उसको छोड़ करके साइबर क्राइम में शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड हमने देखा। अलवर में राजगढ़, रैनी, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर की तरफ बहुत तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। रीज़न बीइंग जो पहले एफर्ट वो करते थे अपने मूल क्राइम में, नकबजनी कर रहे हैं, बाइक चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, उसमें जो रिस्क था और जो आउटपुट था वो रिस्क ज़्यादा था, आउटपुट कम था। कम था। इसमें उनको लग रहा है कि यार इट इज़ वेरी ईज़ी, बहुत आसान है, रिस्क कम है और आउटपुट बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जिसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। सर एक ये चर्चा की जाती है, आमजन भी इसके लिए बात करते इसको हैं। रोकने को लेकर के मैं और कहूँगा कि हम लोग जिस तरीके से अभी तक इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं साइबर क्राइम को, क्रिमिनल को अरेस्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जो भी वो क्राइम कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान भी हमें तकनीक में ही ढूँढना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो बैंकिंग सर्विसेज़ हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, उसका उपयोग हो रहा है, बिल्कुल। उसके माध्यम से सारे अपराध हो रहे हैं साइबर क्राइम के, और मोबाइल सिम के माध्यम से हो रहे हैं। तो मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों और बैंकिंग संस्थाओं को खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जिसका उपयोग अपराधी कर रहे हैं, और उनको इनको दूर करना पड़ेगा, और इसको बहुत अर्जेंसी के आधार पर दूर करना पड़ेगा। सर आपने जैसे बात बताई बैंक की, सर ये देखा जाता है कि ऑनलाइन अकाउंट भी खुल जाते हैं बिना वेरिफिकेशन के। आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, किसी का भी आधार कार्ड भेज दिए और उसके नाम से ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। और ये देखा भी गया है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो उसी तरह के फेक डॉक्यूमेंट पे ओपन अकाउंट को यूज़ में लेते हैं। सर लगता है इसमें सर फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट होना चाहिए, और उसके साथ ही वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि जिस आदमी ने ये अकाउंट खोला क्या वो वास्तव में उस एड्रेस पे रह भी रहा है या नहीं। वो चीज़ जो बैंक वाले हैं वो नहीं करते, क्योंकि उनको एक टारगेट दिया हुआ होता है कि भाई इस महीने इतने खाते तो खोलने ही खोलने हैं। तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं सर। देखिए, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड समस्या है उसकी हमने चर्चा की कि इसमें बैंकिंग सर्विसेज का, मोबाइल सिम्स का बहुत बड़ा रोल है, और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन देना है ना, वो हमसे बेहतर वो बैंक मालूम। वाले ही दे सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो उसको रन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कोई सजेशन देंगे तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा सजेशन नहीं दे। प्रॉब्लम हाईलाइट किया जा चुका है, प्रॉब्लम मीडिया भी हाईलाइट कर रही है, पुलिस भी हाईलाइट कर रही है। अब उनको सोचना है कि हमारे सिस्टम में हम कौन-सा ऐसा काम करें जिसका दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं, और उसको सोच करके वो लोग दूर करें। आप कह रहे हो सही बात है, बिना केवाईसी के अकाउंट चालू हो जा रहा है, वीडियो वेरिफिकेशन से अकाउंट चालू हो जा रहा है, कहीं और का अकाउंट है और यूज़ ट्रांज़ैक्शन कहीं और हो रहा है, एटीएम किसी और के पास डिलीवर हो जा रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और उसको कैसे दूर करना है, ये तो उनको सोचना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा अर्जेंसी के साथ सोचना पड़ेगा। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, ये चर्चा चलती है साइबर वॉर होगा आने वाले टाइम में। सर साइबर वॉर वर्ड यूज़ किया जाता है, साइबर वॉर मीन्स क्या सर, किस तरह का वॉर? अब देखिए, आज के टाइम में व्यक्ति का पूरा जीवन ऑनलाइन है। आप खाना मंगवा रहे हो ऑनलाइन, आप होटल बुकिंग्स करा रहे हो ऑनलाइन, आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऑनलाइन, आप जॉब बहुत सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं घर बैठे हुए, है ना? एयर टिकट्स आप बुक करा रहे हो ऑनलाइन, शादियाँ आप ऑनलाइन कर रहे हो, बाद में बच्चे भी ऑनलाइन होने लगे। मतलब हमारा पूरा जीवन ऑनलाइन चला गया है। तो जितने भी हमारा आप देख लीजिए गवर्नमेंट के डिसीजंस ई-फाइलिंग पे चल रहे हैं, है ना? तो सब कुछ कहीं न कहीं आप देखेंगे तो साइबर वर्ल्ड में चला गया है। आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम साइबर वर्ल्ड में, है ना?
आपका इंडस्ट्रियल जो सारा सिस्टम है वो साइबर वर्ल्ड में। तो फाइनली जब अगर मुझे किसी देश को हराना है, तो अगर मैं उसके पूरे उस ऑनलाइन सिस्टम पे जो उसका सब कुछ निर्भर कर रहा है, अगर मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, उसके सर्वर को, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। उसके बैंक्स काम नहीं करेंगे, उसका एयरपोर्ट्स काम नहीं करेंगे, उसका रक्षा संस्थान काम नहीं करेंगे। ये एक तरीके का साइबर वॉर है जो कि भविष्य में हम लोग देख रहे हैं, और उसी प्रकार से अपनी साइबर कैपेबिलिटीज़ न केवल बढ़ानी है, बल्कि उनको सुरक्षित बनाने की भी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। सर, अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपके बचपन का कोई ऐसा किस्सा जिसको आप याद करते हैं, सोचते हैं कि उस टाइम ऐसा किया, और मतलब ये कहते हैं ना, मन में एक प्रसन्नता होती है और मुस्कुरा देते हैं अपने आप ही सोच के, ऐसा कोई किस्सा सर? हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे किस्से सबके बचपन से लेकर के जवानी तक आते हैं, और स्कूल की भी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, कॉलेज की बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये किया था और ये क्या दोबारा कर पाऊँगा। तो मुझे याद है जब इलाहाबाद में हम लोग पढ़ते थे, और वहाँ पे मैहर देवी पास में ही हैं, उनके दर्शन करने का योजना बनी कई लड़कों की, और हम लोगों ने जाकर के ट्रेन में चढ़ गए, और वो ट्रेन भी आई थिंक जो मालगाड़ी वाला जो पार्ट होता है ना, पार्सल वाला डब्बा, उसके अंदर हम लोग घुसे, और समहाउ भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पहुँचे। पूरी रात सफ़र करके, इतना मुश्किल सफ़र था कि सोने का मतलब नहीं था। सुबह-सुबह फिर वो 800, 900, 1000 सीढ़ियाँ थी लगभग मंदिर की, उसको चढ़ा, पूजा की, वापस आए, और आने के बाद हम लोग इतने थक चुके थे कि प्लेटफ़ॉर्म पे जाके लेटे, और लेटे ही नींद आ गई, और शायद 2-3 घंटे तक उसी तरीके से शर्ट पैंट में केवल लेट करके गंदे से प्लेटफ़ॉर्म पे सोते रहे, जी। जिसमें लोग आस-पास से जा रहे हैं, आपके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, धूल-मिट्टी लग रही है। और जब उठे तो एक बार तो दुनिया अलग सी लगी, क्योंकि आस-पास पैर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कहाँ पे हूँ मैं? फिर ध्यान आया कि प्लेटफ़ॉर्म पे सो रहा हूँ और लोग आस-पास से जा रहे हैं। और वहाँ से जब चले तो आगे और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि ट्रेन आई। ट्रेन इतनी भरी हुई थी, भीड़ थी, कि हुआ कि भई आप इसकी छत पे चढ़ो। सारे बच्चे छत पे चढ़ गए, हम भी छत के ऊपर चढ़ गए, और फिर नींद आने लगी, और फिर उस छत के ऊपर हम लोग सो गए, कमर को उसके कर्व के बीच में रख करके ऊपर-नीचे करके, और गहरी नींद में सो गए, घंटों सोए रहे। फिर किसी ने उठाया कि अब आगे जो है नैनी जंक्शन इलाहाबाद के पहले आता है, उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन शुरू होता है, तो उसमें छत के ऊपर नहीं सो सकते। बिल्कुल। तो फिर उसमें हिला-डुला के लोगों ने नीचे उतार दिया। अब जब नीचे उतरे तो सारे खचाखच भरे हुए थे, तो किसी का गेट खोल के अंदर जाने की स्थिति नहीं थी। तो आप सोचिए कि वो जो यमुना ब्रिज है, उसमें बंद दरवाजे के बाहर लटक करके उस यमुना ब्रिज को हम लोगों ने क्रॉस किया रात के अंधेरे में, और फिर जाके इलाहाबाद पहुँचे। और वो जीवन भर याद रहने वाला सफ़र भी था, और दोबारा शायद उस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत कभी आई नहीं, बट वो स्मृतियों में बिल्कुल छपा हुआ है, और उस तरह के खूब पल जिए हैं वैसे तो, बट वो समय वैसा था जबकि आदमी इतनी चिंता नहीं करता था, इतनी प्लानिंग करके यात्राएं नहीं की जाती थी। जी, जी। सर, एक क्वेश्चन मैं लीक से हट के मैं पूछूँगा यहाँ पे सर। सर, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, तो कभी सर किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया, या आपने नहीं सोचा कि यार मेरे को बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए? नहीं, पर्सनैलिटी तो आई थिंक कोई ख़ास है नहीं, और बहुत लोगों की बहुत अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, और जो अभी तक का सफ़र है उससे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, और आप लोगों से बात कर लेते हैं, मीडिया के माध्यम से जनता से बात होती रहती है, और जो परिस्थितियों में अभी तक का जीवन जी रहे हैं हम लोग, वो मुझे लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, और पूरी तरीके से सैटिस्फाइड है, और कुछ करने का कभी सोचा नहीं। सर, एक हर आदमी का एक प्लान बी होता है। अगर आप आईपीएस नहीं बनते या सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, तो प्लान बी क्या था सर आपका? जैसे आपने बताया प्रोफ़ेसर थे उत्तराखंड में, तो क्या हाँ, उसी को कंटिन्यू करते या कोई? वही वही करता मैं, वो प्लान यही था एक तरीके से, और मैं इसमें भी ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और प्रिंसिपल थे, तो बचपन से मन में शिक्षक बनने की बहुत इच्छा थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं, और सेकंड अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ, और फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में मैंने टीचिंग किया कॉलेज में, है ना? उत्तराखंड में एक पिथौरागढ़ है जगह, और वहाँ पहाड़ के ऊपर एक नारायण नगर में पीजी कॉलेज था, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वहाँ पे नौकरी लगी थी। तो जो एक सपना था टीचर बनने का, मैंने कहा ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि वो सपना भी पूरा हो गया,
और फिर सिविल सर्विसेज में भी आ गए, तो दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। और अगर सिविल सर्विस में नहीं आते तो ऑब्वियसली मैं टीचिंग के काम को ही करता। सर अगर अब हम बात करें राजस्थान पुलिस कितनी अपग्रेड है वेपन्स को लेके सर, वेपन्स कौन कौन से, क्योंकि जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं लोगों के पास ये है कि अभी भी वो पुरानी जो बोर राइफल्स होती हैं वो हैं पुलिस के पास, हालांकि अब इक्विपमेंट्स जो हैं काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। किस तरह के वेपन्स सर राजस्थान पुलिस? नहीं, ये भी विनय जी, मैं कहूँगा कि एक गलत धारणा है कि वेपन्स हमारे पास कमज़ोर है। बहुत बहुत अच्छे वेपन्स है और अपराधी उसको मैच नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास MP5 है, हमारे पास AK-47 है, हमारे पास SLR है। 303 राइफल्स जो पहले थी वो भी बहुत अच्छी राइफल्स थी, कोई कमज़ोर राइफल्स नहीं थी, लेकिन अब तो वो सारा फेज आउट होके हट गई। अब थाने में आपको केवल SLR मिलेंगी, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, जो कि आप केवल ट्रिगर दबाओ और राउंड बाई राउंड निकलते हैं उसमें से, आपको वापस उसको कॉक नहीं करना पड़ता। AK-47 ऑटोमेटिक वेपन है, MP5 ऑटोमेटिक वेपन है और ग्लॉक 17 हमारे पास ऑस्ट्रिया के पिस्टल है, जो कि सबसे अच्छी पिस्टल मानी जाती है। तो वेपन्स में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे वेपन्स। सर फ्यूचर एक्शन की क्या प्लानिंग सर, क्योंकि आपने लगातार बैक टू बैक जो भी ऑपरेशन चलाए सर सक्सेसफुल रहे, अब आगे क्या सर कुछ ऐसा कोई एक्शन चलाने का आपके मन में हो कि हाँ अब इस पे भी काम करना चाहिए? अ, काम जो मुख्य चुनौतियां हैं वो पूरी तरह से भी ख़त्म नहीं हुई, चाहे साइबर क्राइम की हो, चाहे गो तस्करी की, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा सामान्य जो पूरे क्षेत्र की पुलिसिंग के मूल मुद्दे होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंस को कम करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, कम्युनल टेंशन नहीं होना, लोगों के बीच में पुलिस का के प्रति विश्वास को बढ़ाना, उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इशू है कि हमारे पुलिस कर्मियों को प्रॉपर आराम मिले, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके घर की चिंता करना, उनके इक्विपमेंट्स की चिंता करना, उनकी ट्रेनिंग की चिंता करना, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सामने हैं करने के लिए और उसको धीरे-धीरे करते रहेंगे। सर साइबर ठगी को रोकने के लिए यूथ अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकता है? और सबसे बड़ी बात है सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पुलिस का भी सहयोग करे, प्रशासन का सहयोग करे, समाज का सहयोग करे और जो वो अचीव करना चाहता है वो चीज़ वो अचीव भी करे? यूथ के लिए भी मैं कहूँगा कि पहले से परिस्थितियाँ बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई हैं और हमारे टाइम में तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अगर आप देखो तो आज के टाइम में मोबाइल इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद ही बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं और कैसे उनका फोकस बना रहता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि यूथ बहुत अच्छा काम कर रही है ऑलरेडी। जिस तरह के आप स्टार्टअप्स देख रहे हैं, जिस तरह के आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, नए-नए बच्चों में जो टैलेंट है और वो सामने निखर कर के आ रहा है विभिन्न माध्यमों से, मैं मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है जिसके ऊपर यूथ को ध्यान देना चाहिए, उसमें एक तो है नशा, जो मतलब उससे बड़ा कोई अभिशाप ना तो यूथ के खुद के लिए हो सकता है, ना उसके परिवार के लिए हो सकता। तो नशे की प्रवृत्ति बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, खास के स्मैक जैसे नशे, MD ड्रग्स। उसके बारे में ज़रूर हमें खुद को, यूथ को बताना चाहिए, स्कूल, कॉलेज में माँ-बाप को उस पे चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे भी जब आपस में बैठें, तो इस चीज़ पे बात करें, उसको हतोत्साहित करें और अगर कोई बाई चांस उसके जाल में गिरफ्त में आ गया हो, तो ज़रूर उसको मेडिकल हेल्प दे करके उसको ठीक कराएँ। दूसरा जो मैं यूथ के लिए मानता हूँ कि अपने निर्णय जो है, उस पे थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बार-बार फ्लिप-फ्लॉप होने की प्रवृत्ति आजकल बढ़ गई है, चूँकि दुनिया दिखती बहुत ज़्यादा है। जी। हमारे टाइम में हमें नहीं दिखता था कि यूएस में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, मॉस्को में क्या हो रहा है, बीजिंग में क्या हो रहा है। अब क्या आप बैठे-बैठे सारी दुनिया को देख रहे होते हो, बिल्कुल पल-पल में। तो उसमें खुद का भी दिमाग चेंज होता रहता है। आप इंस्टा पे देख रहे हो कि किसी ने ये धंधा शुरू कर दिया, किसी ने वो धंधा शुरू कर दिया। अब बच्चे ऐसी बात करते हैं कि हम गेमर बनेंगे, हमें नहीं पढ़ना है। हम तो एक जो बेसिक अपना निर्णय लेकर के पहले एक मूल एजुकेशन को पूरा करना चाहिए। मैं इस थॉट को मानता हूँ। दूसरे लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं और मेरा मानना है कि बेसिक एजुकेशन को लेकर के यूथ को सेंसिटाइज रहना चाहिए। पहले अपनी पूरी पढ़ाई करे, फिर उसको जो भी जिस भी क्षेत्र में जाना है, उसमें जाए और बेहतर काम करे। सर मतलब आपके पास इतने सारे किस्से हैं चाहे सर्विस की बात करें इससे पहले की भी, सर आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं आगे जाके बायोपिक लिखूँ अपनी? मैं इतना कोई बड़ा काम नहीं किया है। सामान्य सा साधारण सा जीवन है, तो बायोपिक जैसा तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अपने अनुभवों को शेयर करते रहना चाहिए
चूँकि हर व्यक्ति ठोकर खा के सीखे, वो ज़रूरी नहीं है। दूसरों को देख कर के सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरों से जान के सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, किताबें देख कर के, पढ़ कर के सीखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ज़रूर अपने अनुभवों को शेयर करते रहना चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि करता रहूँ। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल सर आपका। इतनी अच्छी बातें करने के लिए मन तो नहीं कर रहा कि ऐसा लग रहा है कि बातों को लगातार जारी रखें। हम सर फिर भी सर थैंक अपना यू, बहुत मज़ा आया और मैं मानता हूँ कि कई चीज़ें जब आदमी बात करता है, तो कहीं न कहीं वो खुद से भी बात कर रहा होता है बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है और खुद के बारे में भी जानता रहता है। राहुल प्रकाश सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए और दिल से ब्रेव चैनल पर आप सभी लोग इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए और लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी तरह से इंस्पायर करने वाले कुछ और लोगों के साथ हम आपको जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस एपिसोड की कौन-सी बात सबसे बढ़िया लगी उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ और अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।